हेलो एवरीवन। अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि आपने आरपीएससी एई 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम को फोड़ा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मेंस का एग्जाम लिखने वाले हो। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका सेशन आप अभी देखने वाले हैं। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट मैंने यूट्यूब पे करा दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये सारे सेशन देख सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर्ड है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के अलावा हमारा जो बाकी काम बचता है मेंस को क्लियर करने के लिए वो है सवालों की प्रैक्टिस, क्योंकि अब कन्वेंशनल सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर, तो हमें उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फॉर दैट वी हैव लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड बैच, दैट इज बरोदरा बैच फॉर आरपीएससी एई 2024 मेंस एग्जामिनेशन। इसके साथ आपको ये भी गेज करना होगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। फॉर दैट यू हैव टू गिव द टेस्ट, सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट। दैट ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड ऑन अनअकैडमी। तो आपके आरपीएससी के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए 2024 मेंस बैच अवेलेबल है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस को और एनहेंस करने के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जयपुर में कराई जाएगी। हर वीकेंड पे एक टेस्ट होगा, 20 टेस्ट है इसके अंदर, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, ताकि सफिशिएंट आपको प्रैक्टिस मिल जाए पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न की। ऑफलाइन सेंटर और कोई नहीं रखा हुआ है, आपको जयपुर आके टेस्ट देना पड़ेगा। 28 या 26 अक्टूबर को हम ये टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंस बैच और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बैच का लिंक मैंने पिन कर दिया है। डू एनरोल फॉर दीज टू पर्टिकुलर कोर्सेज, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और इनहेंस कर पाओ और फाइनली सिलेक्शन ले पाओ। टिल देन लेट्स क्रैक इट एंड एंजॉय द सेशन ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। ऑडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो क्लियर है सबके लिए? फटाफट से कमेंट कर दीजिए एक बार। डीसी मैथमेटिक्स क्लास कल भी ज्वाइन नहीं हुए ना क्लास भाइयों? कल क्लास थी बेटा, पर कल बिहार वालों ने आपकी क्लास खराब कर दी। कल क्लास तो मैंने शेड्यूल करी थी आपकी, आधी क्लास अनअकैडमी वालों ने खराब कर दी, आधी क्लास तुम्हारी बिहार वालों ने खराब कर दी। अनअकैडमी वालों से सेशन नहीं बन रहा था और बिहार वालों ने आधे घंटे का सेशन 1 घंटे का करवा दिया। इसलिए कल तुम्हारी क्लास नहीं हो पाई। क्लास तो मैंने लगाई थी आपकी। चलो स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। सारा क्लियर है? आवाज आ रही है सही? नालंदा वालों ने, हाँ, संजय भैरवा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में बात कर रहे थे रूरल इकोनॉमी की। वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल इकोनॉमी, और रूरल इकोनॉमी में हमने बात करी थी रूरल इकोनॉमी होती क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी। आप भी लेट हुई थी, ऐप भी लेट हुई थी, ऐप पे भी लेट हुई थी। ऐप पे 10:30 बजे चालू हो गई थी, ऐप पे तो कुछ नहीं था। हाँ, हम बात कर रहे थे किसकी? रूरल इकोनॉमी की। वी वर टॉकिंग अबाउट रूरल इकोनॉमी। फिर रूरल इकोनॉमी में आपको की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, 4 प्रॉपर्टी थी उसकी। प्राइमरीली डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर के ऊपर, फिर प्रेजेंस होती है कॉटेज इंडस्ट्री की, हैंडीक्राफ्ट की, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और कनेक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती है अर्बन इकोनॉमी से। फिर इसके बाद हमने बात करी थी किसकी? हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट। फिर हमने फीचर्स बताने के बाद, आफ्टर डिस्कसिंग द फीचर्स, हमने दूसरा पॉइंट स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स हैं टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी। कौन कौन से इंसेंटिव सरकार ने लिए हैं रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए? इसमें खूब सारी योजनाएं बताई थी आपको। कौन कौन सी योजनाएं बताई थी? पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। फिर हमने बात करी थी किसकी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर हमने बात करी थी किसकी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर हमने बात करी थी किसकी? प्रधानमंत्री धन जन योजना। फिर हमने बात करी थी किसकी? सौभाग्य स्कीम। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट सौभाग्य स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। फिर हमने बात करी थी किसकी? रूरल स्किल डेवलपमेंट की, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, तो इसका शॉर्ट फॉर्म था DDU GKY। फिर हमने बात करी थी किसकी? देयर वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट, हमने बात करी थी पॉवर्टी की। ये पहला फीचर था हमारा, पॉवर्टी के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया था। वी हैव टॉक्ड अबाउट पॉवर्टी, की फैक्ट्स और डाटा दिए थे आपको पॉवर्टी के बारे में, कॉजेज बताए थे आपको रूरल पॉवर्टी के, क्या क्या कॉजेज होते हैं। फिर हमने बात करी थी, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट, पॉवर्टी के कॉजेज बता लिए थे। फिर अफेक्ट्स की बात करी थी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रूरल पॉवर्टी, क्या इफेक्ट्स होते हैं पॉवर्टी के। मेरे ख्याल से यहाँ पे आके हमारी क्लास खत्म हुई थी। टिल हियर द क्लास वाज बीइंग फिनिश्ड। तो आज की क्लास में बात करेंगे, हाँ, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी शायद स्टार्ट होगा। हाँ, तो आज की क्लास में बात करेंगे किसकी? टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की, कितने तरह की पॉवर्टी होती है।
तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। शुरू के मैंने आपको 2-3 मिनट लिए सारी पुरानी बातें बताने में कि पिछली क्लास में हम कहां तक पहुंच गए। इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड टिल व्हाट। अब उसके आगे बढ़ेंगे, सो वी विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। बहुत बढ़िया, इतनी बड़ी फाइल थी कि बंद ही हो गया। हाँ सर, वॉइस बेटा ठीक तो कराइए मैंने, कल इसको चेंज करेंगे। आई विल ट्राई टू चेंज इट टुमारो। तो कल माइक चेंज करेंगे, देखते हैं कुछ बेनिफिट होता है नहीं होता उससे। तो आज की क्लास में बात करेंगे किसकी? आज की क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की। स्टार्ट करते हैं, जब तक ये अपना स्क्रीन आए तब तक हम अपनी डिस्कशन तो रखते ही हैं कंटिन्यू। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, तो अकॉर्डिंग टू यू कितने तरह की पॉवर्टी है? आपके हिसाब से कितने तरह की पॉवर्टी होगी? एक आइडिया, मैं तो डिस्कस करूंगा ये सारी। कितने तरह की पॉवर्टी हो सकती है आपके टाइप से, आपके हिसाब से? वाईफाई वाला माइक लगाओ, पहले वाईफाई वाला ही था भाई, ये पड़ा हुआ वाईफाई वाला माइक, ये भी कोई कम थोड़ी है। तो वाईफाई से नहीं है, कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है। तो वाईफाई और वायर वाले सारे यूज करके देख लिए। चलो हाँ आ गया। तो अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की। सो विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कितने तरह की पॉवर्टी है। तो सवाल मैंने अभी ये पूछा था, आपके हिसाब से कितने तरह की पॉवर्टी है? अकॉर्डिंग टू यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी आर देयर? कितने तरह की हो सकती है पॉवर्टी? तो आपके हिसाब से कितने तरह की पॉवर्टी हो सकती है? सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू यू कैन बी देयर? तो बहुत आगे निकल गया। चलो देखते हैं भैया, इसी तरीके से चलते, नहीं तो हाँ ये रहा पॉवर्टी आ गया। तो ये कम से कम आपको 7-8 तरह की पॉवर्टी मिलेंगी। पॉवर्टीज आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ, मैं तो ऐसे ही करा देता फिर बोलते कि सर स्लाइड नहीं आ रही, तो आई तो वुड हैव कंटिन्यूड लाइक दिस ओनली। तो भैया आ गया। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी आर देयर। अब कितने तरह की पॉवर्टी उसकी डिस्कशन करते हैं। तो खूब तरह की पॉवर्टी हमारे पास, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पॉवर्टी विच आर अवेलेबल। तो हम बात करेंगे कितने तरह की पॉवर्टी है, 10 से 12 कम से कम, बिल्कुल रिलेटिव, एब्सोल्यूट। अच्छा समझ गया मैं, नोट्स मैंने दे रखे हैं आपको, तो आपने नोट्स में से क्या किया, उठा लिया। तो बहुत बढ़िया। अच्छा 10-12 तरह की होगी कम से कम। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, RRB JEE एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल। सॉरी फॉर RRB JEE पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। हाँ अच्छा टॉपिक है RRB JEE का, एनवायरमेंटल और पोल्यूशन कंट्रोल। तो हम बात करेंगे पॉवर्टी की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी। द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉवर्टी, पहले तरह की पॉवर्टी होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉवर्टी इज नोन एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब क्या है एब्सोल्यूट पॉवर्टी? Absolute poverty refers to what? A condition where an individual lacks the basic necessities which is required for the survival. Which is required for the survival. जैसे आपके पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, घर नहीं होगा, हेल्थ केयर नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है आपके पास बेसिक नेसेसिटी की चीजें भी नहीं होंगी। अब की फीचर्स क्या होते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी के? की फीचर्स होते हैं, इसको हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इनकम थ्रेशोल्ड, कि आपकी जो घर की है वो इनकम कितनी है। इससे हम आइडिया लगाते हैं कि आपके घर में एब्सोल्यूट पॉवर्टी है या नहीं है। और ये जानकारी मैंने आपको दे रखी है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन करी है बिलो पॉवर्टी लाइन किसको? तो पॉवर्टी लाइन डिफाइन करी थी $2.15 पर डे। इंडिया में मैंने आपको बताई थी क्या? 1900 रुपए के आसपास। इंडिया में क्या बताई थी? 1900 रुपए के आसपास बताई थी। तो कहने का मतलब है इसको मेजर करते हैं किसकी मदद से? एक फिक्स इनकम थ्रेशोल्ड की मदद से। कॉमनली कहां पाई जाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी? कॉमनली पाई जाती है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। अगर ये पॉवर्टी है, इससे दिक्कत क्या होती है? इट लीड्स टू मेल न्यूट्रिशन, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जहां पर भी ये पॉवर्टी होगी वहां पे आपको मिलेगा माल न्यूट्रिशन, कहने का मतलब है लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगी, कहने का मतलब है बच्चों की डेथ बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग कम उम्र के लिए जीते हैं। तो ये पॉवर्टी आपको मिलेगी उन देशों में जो अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अ फैमिली इन द रिमोट विलेज ऑफ अफ्रीका और इंडिया दैट स्ट्रगल्स टू अफोर्ड वन मील, जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता एक दिन में, जिनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कैटेगरी में आ जाती है। बिल्कुल सही बात है, गांव के अंदर 200 रुपए पर डे लगभग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव पॉवर्टी। पीछे कौन सी थी? एब्सोल्यूट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी?
अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव पॉवर्टी की। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है, अब कौन सी पॉवर्टी आ गई है? अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है, अब कौन सी पॉवर्टी आ गई है? रिलेटिव पॉवर्टी आ गई है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? Relative poverty is a condition where the individual have less income or fewer resources compared to the average standard living in their society. उनकी सोसाइटी का जो एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड है उसके कंपैरिजन में क्या है? आपकी इनकम कम है, आपके पास रिसोर्सेज क्या है? कम है। उनके कंपैरिजन में आपके पास रिसोर्सेज कंपैरेटिवली क्या है? कम है। आपकी इनकम कंपैरेटिवली कम है। की फीचर क्या है? इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, क्योंकि हर कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आप उसी से कंपेयर करोगे कि भैया हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कम है या ज्यादा है। ये बेस्ड होता है किसके ऊपर? ये बेस्ड होता है सोशल और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के ऊपर। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो एक इंसान है बेसिक नीड्स को तो अफोर्ड कर सकता है, यहाँ पे जो इंसान है बेसिक नीड्स को तो अफोर्ड कर सकता है, पर वो स्टिल किस कैटेगरी में आता है? पुअर की कैटेगरी में आता है। किसके सामने? जनरल पॉपुलेशन के सामने। तो आपकी बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो जाएंगी, पर आप जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में क्या रहोगे? पुअर रहोगे। ये कॉमन होता है डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज के अंदर। तो जैसे समझते हैं एग्जांपल, अ पर्सन इन इंडिया हु अर्न्स अ मिनिमम वेज, इंडिया में एक मिनिमम वेज कमाने वाला व्यक्ति कैन नॉट अफोर्ड अ प्रॉपर हेल्थ केयर। आप क्या वो रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाएगा, किराए के मकान में ले रहोगे, खाना खा लोगे पर आपको हेल्थ केयर नहीं मिलेगी, आपको हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो आप रिलेटिवली क्या हो गए? पुअर हो गए। तो पिछली वाली पॉवर्टी कौन सी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये वाली पॉवर्टी कौन सी? रिलेटिव पॉवर्टी। दूसरे के कंपैरिजन में आप क्या हो? पुअर हो। तीसरी जो हमारी पॉवर्टी है, जो थर्ड टाइप ऑफ पॉवर्टी है, वो है सिचुएशनल पॉवर्टी। तीसरी जो पॉवर्टी है इसको हम बोलते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी। अब सिचुएशनल पॉवर्टी क्यों आती है? सिचुएशनल पॉवर्टी आती है बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट और क्राइसिस। सिचुएशन के हिसाब से आपकी पॉवर्टी आ गई। जैसे एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर हुआ, परफेक्ट एग्जांपल है कोविड। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, तो उनका जॉब लॉस हुआ, पर वो जॉब लॉस कैसा था? टेम्परेरी था। तो ये टेम्परेरी नेचर की होती है। इट इज नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ऐसा नहीं है कि जो कोविड के टाइम पे जॉब लॉस हुआ वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो गया। इट कैन अफेक्ट एनीवन, ये किसी को भी अफेक्ट कर सकती है रिगार्डलेस ऑफ द पास्ट फाइनेंशियल स्टेटस। आपका पास्ट फाइनेंशियल स्टेटस कैसा भी हो, ये किसी को भी अफेक्ट कर जाएगी सिचुएशनल पॉवर्टी। वॉर हो जाए, बिल्कुल सही बात है। जैसे एग्जांपल, ज्यादा बारिश आ जाए या सूखा आ जाए तो सारी क्रॉप क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो फार्मर अपनी पूरी क्रॉप क्या कर देगा? खो देगा। तो एग्जाम्पल है किसका? सिचुएशनल पॉवर्टी का। उन लोगों ने जिन्होंने जॉब खो दी कोविड के टाइम पे, सिचुएशनल पॉवर्टी। जंग हुई, लोगों की जॉब चली गई, सिचुएशनल पॉवर्टी। क्लियर है चीज? तो पहली पॉवर्टी कौन सी थी? पहली थी हमारी एब्सोल्यूट, दूसरी थी हमारी रिलेटिव, तीसरी हमारी सिचुएशनल पॉवर्टी। ये सिचुएशन के हिसाब से होती है, ये परमानेंट नहीं होती है। इट इज नॉट परमानेंट। नेक्स्ट है हमारी जनरेशनल पॉवर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेशनल पॉवर्टी? अब ये पॉवर्टी जनरेशनल है, यानी एक जनरेशन से पास होती है दूसरी जनरेशन में। इट इज द टाइप ऑफ पॉवर्टी विच इज पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द फैमिलीज टू एस्केप द पॉवर्टी सर्कल। कहने का मतलब है इस गरीबी के जाल से पूरी फैमिली बाहर निकल ही नहीं पाती। ये अफेक्ट करती है किसको? मल्टीपल जनरेशंस को। इट इज ऑफन कॉज्ड बाय व्हाट? लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या सिस्टमैटिक अनइक्वलिटीज है। बहुत मुश्किल होता है इस जनरेशनल पॉवर्टी को ब्रेक करना। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ स्लम के अंदर, तो चांसेस है वो भी क्या रहेगा? कोई बच्चा पैदा हुआ स्लम के अंदर, ना खाना मिलेगा, ना एजुकेशन मिलेगी, ना खाना मिलेगा ना एजुकेशन मिलेगी, तो आगे जाके कोई एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो चांसेस है कि वो भी क्या रहेगा? पुअर ही रहेगा। तो ये कैसी पॉवर्टी है? जनरेशनल पॉवर्टी है। क्लियर है? परमानेंट नहीं है, जनरेशनल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। परमानेंट का मतलब है कभी जाएगी नहीं। भाई कोई ना कोई एक इंसान तो ऐसा आ ही जाएगा ना जो इस पॉवर्टी से बाहर निकाल के जाएगा आपको, तो परमानेंट नहीं बोल सकते हो आप। तो ये भी एक तरह की पॉवर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉवर्टी इज अर्बन पॉवर्टी, नाम में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट ऑफ द पॉवर्टी इज अर्बन पॉवर्टी। नाम से क्या समझ में आ रहा है? अर्बन पॉवर्टी रेफर्स टू दी पॉवर्टी विच इज फाउंड इन सिटीज, जो शहरों में मिलती है। मेट्रोपॉलिटन, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, मैड्रास, वहां पे आपको मिल जाएगी, जहां पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है? हाई होता है, और जो बेसिक नीड वाली चीजें होती है वही बहुत कॉस्टली होती हैं। जो बेसिक नीड वाली चीजें होती है वही बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। जनरेशनल का रियल मीनिंग क्या होता है? जनरेशन का मतलब खानदानी।
सिंपल सा है भाई ये तो। खानदानी पॉवर्टी तो मतलब पापा भी गरीब, फिर दादा भी गरीब, परदादा भी गरीब, आपका बच्चा भी गरीब, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रही है पॉवर्टी। तो खानदानी पॉवर्टी, अरे भाई प्रॉपर्टी नहीं है, पॉवर्टी है ये। प्रॉपर्टी समझ रहे हैं इतनी देर से? वाह रे वाह रविशंकर। प्रॉपर्टी नहीं है तो वहां तुम्हें प्रॉपर्टी मिली होगी, इसलिए तुम्हारे दिमाग में प्रॉपर्टी है। वो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं अभी हम, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अर्बन पॉवर्टी की। ये कब मिलती है? ये मिलती है आपको शहरों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, वेजेस कंपैरेटिवली कम मिल रहे हैं, पुअर लिविंग कंडीशंस है यहाँ पे, लैक ऑफ एक्सेस मिलेगी आपको हेल्थ केयर को। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शहरों के अंदर होमलेस पीपल है जो रोड के ऊपर रहते हैं, जैसे मुंबई हो गया, रोड के ऊपर रहते हैं। अब क्यों रोड पे रहना पड़ रहा है? काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कहीं स्टॉल लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पर घर नहीं अफोर्ड कर सकते, रेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया रेंटल बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अर्बन पॉवर्टी, अगर इतना ही पैसा ये किसी और जगह कमाते तो उस समय जरूरी नहीं है ये अर्बन पॉवर्टी का शिकार होते। तो क्योंकि शहरों के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, बेसिक नीड्स की जो चीजें होती हैं वो भी बहुत कॉस्टली होती हैं, इस वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। सर बोलते हैं मुंबई में खाना मिल जाएगा पर रहने का नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात बोलते हैं। आप तो मैथमेटिशियन हो ही नहीं, आप मैजिशियन लग रहे हो मुझे, बिल्कुल जादुई बात करी आपने। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉवर्टी इज व्हाट? पिछली थी हमारी अर्बन पॉवर्टी, ये है हमारी रूरल पॉवर्टी। अब ये पॉवर्टी कहाँ है? ये पॉवर्टी है गांव के अंदर। तो रूरल पॉवर्टी इज एक्सपीरियंस बाय द पीपल लिविंग इन द विलेजेस। जो गांव में लोग रहते हैं वहां पे आपको रूरल पॉवर्टी मिलेगी, रिमोट एरियाज में। क्यों? रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोग क्या रहते हैं, पुअर रहते हैं। ये डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हाई इलिटरेसी रेट होती है। तो आपको गांव के अंदर क्या मिलेगी? रूरल पॉवर्टी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी कम होती है। वीकेपी ने बिल्कुल सही बात बोली, एब्सोल्युटली करेक्ट वीकेपी, बहुत सही बोला आपने। नेक्स्ट है हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एक से ज्यादा डायमेंशन है इस पॉवर्टी के, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है पॉवर्टी की, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे फैक्टर्स लेते हो। कौन कौन से फैक्टर? हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, एक्सेस टू डिफरेंट सर्विसेज। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसको मेजर कैसे करते हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से मेजर करते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? इसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इंक्लूडेड होती है, इसमें स्कूल की अटेंडेंस इंक्लूडेड होती है, इसमें आपको पीने के लिए पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो इंक्लूडेड होता है। कहां पाई जाती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, दोनों जगह आपको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे पॉवर्टी के अंदर एक से ज्यादा डायमेंशंस इन्वॉल्व है। तो जैसे समझने के लिए एग्जांपल, अ पर्सन में अर्न अ डिसेंट इनकम बट स्टिल सफर्स फ्रॉम पॉवर्टी। आप भले ही डिसेंट इनकम कमा रहे हो, पर हो सकता है तब भी आप गरीबी का शिकार हो। जैसे आज के टाइम पे एग्जांपल है, आज के टाइम पे एग्जांपल है आईटी सेक्टर। स्टार्टिंग की जॉब लगती है 25,000 रुपए की, 20,000 रुपए की। अब 25-20,000 रुपए महीने का कमा रहे हो, पर तब भी गरीब ही रहोगे, क्योंकि 25-20,000 से ज्यादा तो शहरों में रहने का खर्चा हो जाता है। तो भले ही आप डिसेंट इनकम कमा रहे हो, आप हेल्थ केयर नहीं ले पाओगे, आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे 25,000 में, आपको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, यू विल नॉट गेट दी बेटर फैसिलिटीज। तो कहने का मतलब ये है, यू आर सफरिंग फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। क्लियर है? तो खूब तरह की प्रॉपर्टी होती है, सेवरल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी आर देयर। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉवर्टी इज वर्किंग पुअर पॉवर्टी। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉवर्टी इज वर्किंग पुअर पॉवर्टी। नाम में लिखा हुआ है वर्किंग पुअर पॉवर्टी रेफर्स टू व्हाट? इंडिविजुअल हु हैव अ जॉब। इंडिविजुअल जिसके पास जॉब है, पर इतना नहीं कमाता कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर ले। लखनऊ में यूपीपीएससी ए का टेस्ट बता दो सर। बिल्कुल बता दिया, मैं तो 1 महीने से बता रहा हूँ बेटा, आप क्या बताऊं? लखनऊ में यूपीपीएससी ए का टेस्ट तो मैं 1 महीने से बता रहा हूँ, चिल्ला के, अभी बताया था मैंने शुरू में। और क्या बताऊं, बताओ उसके बारे में। नाम रखा है तुमने बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग, मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था कि भैया लखनऊ में आके आप टेस्ट दे सकते हो, 30 तारीख को टेस्ट है, यू कैन कम एंड गिव द टेस्ट। ऑफलाइन टेस्ट होगा, इसमें जो सिलेबस होगा सारा कवर हो जाएगा आपका, अच्छे सवाल पूछे जाएंगे आपसे इसके अंदर, रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा। और बताओ क्या बताऊं लखनऊ में बारे में टेस्ट के अंदर। तो वर्किंग पुअर पॉवर्टी क्या है? वर्किंग पुअर पॉवर्टी रेफर करता है उन इंडिविजुअल्स के बारे में जो
जॉब में तो है पर इतना नहीं कमा पाते कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए। इसको हम बोलते हैं वर्किंग पुअर पॉवर्टी। तो बहुत ही कम वेजेस मिलते हैं उनको, लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है तो फिर यहाँ पे लोगों को क्या करना पड़ता है, मल्टीपल जॉब्स में काम करना पड़ जाता है, मल्टीपल जॉब्स में काम करना पड़ जाता है। हियर दे हैव टू वर्क इन मल्टीपल जॉब्स। तो फैक्ट्री का कोई वर्कर है, मिनिमम वेज मिल रहा है एक शहर के अंदर, रेंट पे कोई घर भी नहीं मिलेगा उसे। सर मैं मैकेनिकल का हूं इसलिए आपकी प्रोफाइल नहीं चलती मेरी आईडी पे, मेरी प्रोफाइल नहीं चलती आईडी पे। तो इसका कोई लिंक नहीं है, सबको आज तो एडमिट कार्ड भी पहुंच गए, आज तो सबको एडमिट कार्ड भी पहुंच गए, तो मेरी प्रोफाइल से आपका कोई लिंक ही नहीं है। अगर आपने वो बैच लिया होगा तो आपको तो एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, आज से सबको एडमिट कार्ड पहुंचना चालू हो गया तो ग्रुप्स में मैसेज आ गए। मून लाइटिंग लखनऊ में एसएससी जेई के लिए ओपन हुआ है क्या प्लीज? नहीं सर, एसएससी जेई के लिए ओपन नहीं हुआ है, लखनऊ में एसएससी जेई के लिए ओपन नहीं हुआ है। क्लियर है? चले आगे, कोई भी जानकारी होगी मैं खुद ही आपको बता दूंगा। इफ एनी सम इंफॉर्मेशन इज देयर फॉर यू आई विल प्रोवाइड इट ऑन माय ओन, खुद ही आपको जानकारी दे देता हूं। अगली पॉवर्टी कौन सी है हमारी? नेक्स्ट ऑफ द पॉवर्टी सोशल पॉवर्टी। देखो एक नया एंगल, नया एस्पेक्ट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉवर्टी इज व्हाट? सोशल पॉवर्टी। अब तो नंबर ही ध्यान नहीं रहा मेरे को अब तो नंबर ही ध्यान नहीं रहा मेरे को। सर कौन सा एग्जाम है लखनऊ में? लखनऊ में बेटा यूपीपीएससी ए जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनके लिए ऑफलाइन टेस्ट है। आप थोड़ा जल्दी आ गए हो क्लास में, हम तो क्या है शुरू में ये सारी बातें बता चुके हैं, मेरे को पता नहीं था कि क्लास आपके आने के बाद चालू करनी थी, शुरू में मैं जानकारी दे चुका हूं अब सोशल पॉवर्टी क्या होती है? सोशल पॉवर्टी रेफर्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। सोशल पॉवर्टी का मतलब ये है, ये फाइनेंशियल पॉवर्टी नहीं है, इस पॉवर्टी का मतलब ये है कि कुछ लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग रखा गया, डिस्क्रिमिनेशन की गई। किसके बिहाफ पे? कास्ट के बिहाफ पे, जेंडर के बिहाफ पे, या दूसरे सोशल फैक्टर्स के बिहाफ पे। तो अगर कुछ इंडिविजुअल्स को हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग कर दें तो हम उनको क्या बोलेंगे? दोस पीपल आर सोशली पुअर। हो सकता है पैसा हो पर सोशली वो क्या है? पुअर है। क्लियर चीज? तो ऐसे लोगों को एजुकेशन मिलने में दिक्कत होती है, जॉब मिलने में दिक्कत होती है, हेल्थ केयर मिलने में दिक्कत होती है, इनको फेस करना पड़ता है रेसिज्म, कास्टिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। तो दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी इज नोन एज सोशल पॉवर्टी। जैसे एग्जांपल, वुमेन इन सर्टेन सोसाइटी आर नॉट बीइंग अलाउड टू वर्क। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहां पे महिलाओं को काम नहीं करने दिया जाता, तो महिलाएं क्या हो गई? महिलाएं हमारी सोशल पॉवर्टी का शिकार हो गई। मेन स्ट्रीम का मतलब जो मेन सोसाइटी, अभी एग्जांपल दिया ना आपको कि ऐसी बहुत सारी सोसाइटी है जहां पे महिलाओं को काम नहीं करने दिया जाता, तो उसको मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया ना, आपने घर में बिठा दिया, तो इसको हम बोल देंगे मेन स्ट्रीम। दिस विल बी नोन एज मेन स्ट्रीम सोसाइटी। इसको हमने नाम दे दिया किसका? सोशल पॉवर्टी का। अच्छा, जैसे सोशल पॉवर्टी है वैसे हमारे पास क्या है? वैसे हमारे पास पॉलिटिकल पॉवर्टी भी है। जैसे सोशल पॉवर्टी है वैसे ही हमारे पास क्या है? पॉलिटिकल पॉवर्टी भी है पॉलिटिकल पॉवर्टी क्या है? पॉलिटिकल पॉवर्टी का मतलब है कुछ लोगों को या कम्युनिटीज को पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं दिए। पॉलिटिकल पॉवर्टी का मतलब है कुछ लोगों को या कम्युनिटीज को आपने पॉलिटिकल राइट ही नहीं दिया, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया सोसाइटी के अंदर, डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं दी, तो वो लोग क्या हो गए? वो लोग पॉलिटिकली पुअर हो गए। तो इसका मतलब उनका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा पॉलिटिक्स के अंदर। इससे वो इकोनॉमिकली और सोशली क्या कर जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। क्लियर चीज? सर प्लीज सिर्फ एक डाउट क्लियर कर दीजिए, आरआरबी सीबीटी 2 के लिए जो बैच शुरू हुआ है उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होती है क्या? बिल्कुल सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होती है, वो प्रैक्टिस प्रोग्राम टेस्ट है। एक महीने में आप थ्योरी कैसे करोगे सर? आप मेरा ये डाउट क्लियर कर दो जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आता है और जो सीबीटी 2 का पेपर होता है सिर्फ 30 दिन का गैप होता है, तो 30 दिन में आप सिलेबस कैसे पूरा करोगे सर? डाउट क्लियर करो। ये सवाल भी नहीं होंगे भैया 30 दिन में, तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं बस उसके अंदर, कि आप प्रैक्टिस के थ्रू ही क्या करो? पूरे कंसेप्ट को समझ जाओ। तो थ्योरी नहीं हो रही उसमें, प्रैक्टिस के थ्रू कंसेप्ट को समझा जा रहा है। सर व्हाट्सएप ग्रुप और कैसे ऐड हुआ? ग्रुप फुल हो गया।
कौन सा बेटा चंदू मीना, कौन सा ग्रुप फुल हो गया? ग्रुप फुल हुआ, बहुत सारे ग्रुप है मेरे, 50 ग्रुप है, किस ग्रुप की बात कर रहे हो आप? पॉलिटिकल पॉवर्टी, पॉलिटिकल पॉवर्टी का एग्जांपल काका जी, पॉलिटिकल पॉवर्टी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल, जो लोग माइग्रेट करके आते हैं इंडिया में, जैसे बांग्लादेश से लोग आ गए इंडिया के अंदर, जो लोग बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आए उनको हम पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं देते। जैसे दूसरा एग्जांपल दो, जो इंडियंस हैं हमारे नेबरिंग देशों के अंदर, दोनों तरफ नेबरिंग देश है हमारे, दोनों तरफ अगर आप नेबरिंग देशों को देखोगे वहां पे इंडियंस को कोई पॉलिटिकल पावर नहीं देंगे। अब नाम मैं ले नहीं सकता, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो इंडिया के जो दोनों नेबरिंग देश हैं यहाँ पे इंडियंस को पॉलिटिकल पावर नहीं देंगे, दे विल नॉट गिव पॉलिटिकल पावर टू द इंडियंस। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम पॉलिटिकल पॉवर्टी बोल देते हैं। तो इंडियंस की कभी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी वहां पे। क्लियर है सर? प्लीज आप मैक्सिमम सब्जेक्ट लीजिएगा आरआरबी सीबीटी 2 में। अब देखो, जब मैं वहां पे आरआरबी सीबीटी 2 कराऊंगा और मैक्सिमम सब्जेक्ट लूंगा, सोचो कोई वहां पे आके बीपीएससी की बात करेगा, मैं तो मैक्सिमम सब्जेक्ट लेना चाहूंगा और आप भी पढ़ रहे होगे वहां पे, और वहां पे आके कोई दूसरे टॉपिक पे बात कर रहा होगा तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ये जो राजस्थान वाले बच्चे हैं, इन्होंने यही एक्सपेक्ट किया था कि मैं इनके मैक्सिमम टॉपिक लूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इनको मैक्सिमम पढ़ाऊं, पर आप आगे क्या कर रहे हो? अभी डिस्कशन तो आरपीएससी की हो रही है, सोशल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, और इन बच्चों ने भी यही उम्मीद करी थी मेरे से कि सर आप मैक्सिमम टॉपिक कराना, और मैं कोशिश कर रहा हूं इनकी उम्मीद पे खरा उतरूं, मैक्सिमम टॉपिक कराऊं, पर आप जैसे लोग आगे क्या करते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी? पॉलिटिकल पॉवर्टी की। तो सोशल पॉवर्टी हो गई और पॉलिटिकल पॉवर्टी हो गई। तो कहने का मतलब है 10 एक तरह की पॉवर्टी होती है, पॉलिटिकल, सोशल, फिर हमने बात करी थी वर्किंग पुअर पॉवर्टी, फिर हमने बात करी थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, फिर हमने बात करी थी रूरल पॉवर्टी, फिर हमने बात करी थी अर्बन पॉवर्टी, फिर हमने बात करी थी जनरेशनल पॉवर्टी, फिर हमने बात करी थी सिचुएशनल पॉवर्टी, फिर हमने बात करी थी रिलेटिव पॉवर्टी, और हमने बात करी एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। क्लियर है? 10 तरह की पॉवर्टी है। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। अब इसके ऊपर एक सवाल आपको जरूर मिलेगा, 2.5 नंबर का एक सवाल आएगा, 2.5 नंबर आपकी जेब में, तो ये लिख के आना है आपको वहां पे। बुरा लगेगा, सॉरी सर अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मेरे को काहे बुरा लगेगा भाई? भाई मेरे को तो मैंने जब ये भी बोला ना कि मेरे को क्यों बुरा लगेगा, मेरे को पैसे मिले हैं इसके भी, तो मेरे तो बुरा लगने का सवाल ही नहीं है भाई। तो चाहे मैं आपके सवाल का डाउट क्लियर करूं, चाहे मैं इनको पढ़ाऊं, मेरे को उतनी ही सैलरी मिलनी है, मेरी सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी। जो बच्चा पढ़ रहा है उसका नुकसान हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज अनएम्प्लॉयमेंट। अगला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला जो फीचर था रूरल इकोनॉमी का वो क्या था? पहला फीचर था हमारा रूरल इकोनॉमी का पॉवर्टी। जो दूसरा फीचर है हमारे रूरल इकोनॉमी का वो है अनएम्प्लॉयमेंट। इसके ऊपर सवाल आया हुआ है खूब सारे। आपको मैंने सवाल दे दिए आपको पहले चैप्टर के, आई हैव गिवन द प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर, उसमें पीवाईक्यूज भी हैं, देयर पीवाईक्यूज आर आल्सो देयर। उन पीवाईक्यू में आप देखोगे कि इसके ऊपर भी सवाल मिलेंगे। तो अभी मैं इस चैप्टर के पीवाईक्यू दूंगा आपको और क्वेश्चंस खुद बना के दूंगा आपको, इसके ऊपर खूब सवाल मिलेंगे। यू विल फाइंड मेनी प्रॉब्लम्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी में ही है ये टॉपिक भी। क्या सर पॉवर्टी कहां से आ गया बेटा? गरीबी खत्म हो गई, अब क्या आ गई? अनएम्प्लॉयमेंट। आपकी सिचुएशन आ गई है अब गरीबी खत्म हो गई बेटा। हम रूरल इकोनॉमी के फीचर्स कर रहे थे, पहला फीचर क्या था? पॉवर्टी। अब ये दूसरा फीचर है अनएम्प्लॉयमेंट, नया टॉपिक आ गया। तो वो हमारी जो दशा है उसकी बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट? तो आप बोल सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी में सबसे बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन रिमेन्स जॉबलेस। तो जो रूरल पॉपुलेशन है जनरली वो जॉबलेस ही रहती है, या अंडर एम्प्लॉयड रहती है, या इंगेज्ड होती है लो पेइंग सीजनल वर्क में। दिस लीड्स टू व्हाट? ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है इससे क्या होता है? इससे पॉवर्टी होती है। लोग माइग्रेट करके कहां जाते हैं? लोग माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में चले जाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है किसके अंदर? रूरल इकोनॉमी के अंदर, बेरोजगारी। क्लियर है? जैसे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछा है, बिल्कुल, तो बताऊंगा भी मैं आपको टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो ये भरत जायसवाल अपना होमवर्क करके आया है, तो ऐसे अच्छा लगता है कि आप देख के आओ, पेपर देख के आओ, सिलेबस देख के आओ और देखो कि देखो यार ये तो सब कुछ ही करा रहे हैं।
सारी चीजें बता रहे हैं तो क्लास में, तो आपका पूरा पेपर बन जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, भैया कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर देयर इन रूरल इकोनॉमी? खूब तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इकोनॉमी। पहला है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट इज व्हाट? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होता है? हम बोलेंगे एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन रूरल एरिया बट इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन सीजन। हमारी जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सीजन के ऊपर। ड्यूरिंग नॉन हार्वेस्ट पीरियड जो फार्मर है और जो लेबरर है इट विल रिमेन अनएम्प्लॉयड। इसका मतलब फार्मर के पास काम रहेगा एक ही सीजन में और दूसरे सीजन में वो क्या रहेगा? अनएम्प्लॉयड रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहली अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। Pranam sir, I watched all your YouTube lectures and Unacademy free classes, got selected in SSC JEE, got CPWD। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई ऋषभ कुमार, मजे करो, CPWD भी मिल गया तुम्हें। तो पहले तरह का अनएम्प्लॉयमेंट क्या है हमारा? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दूसरे तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है डिसगाइज्ड। दूसरे तरह का अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज। अब डिसगाइज का मतलब क्या है? एक काम में एक से ज्यादा लोग एंगेज हो गए, जिनकी जरूरत नहीं है पर ज्यादा लोग एंगेज हो गए, तो एक्चुअल में क्या है? आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, आप अनएम्प्लॉयड ही हो। ये बहुत ही कॉमन होता है एग्रीकल्चर के अंदर। जैसे एग्जांपल, आपके खेत में 2 लोगों का काम है पर 10 लोग काम कर रहे हैं। आपके खेत में सिर्फ 2 लोगों का काम है पर पूरा घर आके काम कर रहा है 10 लोग, और ये सोच रहे हैं कि हम एम्प्लॉयड हो गए। नहीं, काम उतना का उतना ही हुआ, बस अब 2 लोगों की जो इनकम है 10 लोगों में बढ़ जाएगी। तो कैसी अनएम्प्लॉयमेंट हुई? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या एग्जांपल भी दिया हुआ, देखो आगे। सो अ फैमिली ऑफ 6 वर्किंग, तो फैमिली ऑफ 6 वर्किंग ऑन अ स्मॉल फार्म वेयर 3 पीपल कुड हैव डन द सेम थिंग। 3 लोग वही काम कर सकते थे, आज के टाइम पे कौन कर रहा है? 6 लोग वो काम कर रहे हैं आज के टाइम पे 6 लोग वो काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 लोग अनएम्प्लॉयड ही हैं यहाँ पे। सर मैंने यूपीपीएससी ए का मेंस बैच लिया था, तो क्या मुझे बीपीएससी के लिए भी टेक्निकल लेना होगा? बेटा आपने अपने सवाल में खुद जवाब दे दिया। आपने यूपीपीएससी का बैच लिया था तो वहां पे तो यूपीपीएससी का पढ़ाया जा रहा है ना आपको, ये वहां पे तो यूपीपीएससी का कराया जा रहा है, तो बीपीएससी का क्यों मिलेगा आपको बैच? हिडन भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है मतलब सवाल में कुछ लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। इलॉजिकल बात है, सर मैंने यूपीपीएससी का बैच लिया था, बीपीएससी मिलेगा क्या? अरे भाई दोनों बैच अलग अलग है, बोथ द बैचेस आर डिफरेंट। टेक्निकल तो सेम ही होगा, हाँ टेक्निकल तो सेम ही होगा, पर मैं पढ़ाऊंगा तो दोबारा ना भाई, मेरी मेहनत तो दोबारा ही होगी ना। तो जब मैंने यूपीपीएससी में एक बार पढ़ा दिया, उसको जब मैं दोबारा पढ़ाने जाऊंगा मेरी मेहनत तो दोबारा लगेगी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। So next is what? Structural unemployment। तो पहली कैसी है? पहली है हमारी सीजनल एम्प्लॉयमेंट, द फर्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर तो 1 महीने की सैलरी लेके बैठ जाना, काम तो वही होगा ना, अभी जॉब लगेगी आपकी, हर महीने काम तो वही होगा, फिर तो 1 महीने की सैलरी लेके बैठ जाना घर पे और पूरे साल काम करते रहना। फिर आपका बॉस आके ये बोलेगा काम तो सेम ही कर रहा है तू, कौन सा नया तीर मार रहा है आके, मिल तो गई पिछले महीने सैलरी तेरे को। फिर वो भी पूछेगा क्या तेरे को पिछले महीने सैलरी मिली थी, इस महीने भी सैलरी चाहिए क्या? ये सवाल पूछेगा, आपको कैसा लगेगा? फिर काम तो सेम ही करोगे जाके तो पहले तरह की अनएम्प्लॉयमेंट, द फर्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरे तरह की डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरे तरह की है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो थर्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होती है? व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? ड्यू टू द लैक ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट स्ट्रक्चर्ड। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है बहुत ही लिमिटेड होती हैं। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो ट्रेडिशनल होती हैं। ट्रेडिशनल मतलब हैंडीक्राफ्ट, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। पोइट्री, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। हैंडमेड गुड्स, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब इसके कंपैरिजन जब शहर में आओगे, शहर में आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, एचआर डिपार्टमेंट होगा, एडमिन डिपार्टमेंट होगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा, डिजाइन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। इस बात का मतलब क्या हुआ? पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आपको एक पर्टिकुलर जॉब ही करना पड़ेगा। पर गांव के अंदर एक ही इंसान को सारे काम करने पड़ जाएंगे।
तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता वहां पे। तो ये हमारी कौन सी एम्प्लॉयमेंट हुई? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हुई। मैंने बैच साथ में मिलेगा ये नहीं पूछा, बट ये पूछा कि मैंने टेक्निकल यूपीपीएससी ए बैच में कर रहा हूं, तो बीपीपीएससी के लिए हो जाएगा? बीपीएससी के लिए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपने यूपीपीएससी का मेंस बैच लिया है तो बीपीएससी का हो जाएगा उसके अंदर। कोई एडिशनल चीज नहीं है, देयर इज नो एडिशनल थिंग। न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हो जाता है। हाँ सही बात है, ज्यादा होती है, वेरिएटी ज्यादा होती है सिटी में। एब्सोल्युटली करेक्ट भरत जायसवाल, बहुत सही है। नेक्स्ट हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होती है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगेगी। देयर आर मेनी एजुकेटेड रूरल यूथ, और आज के टाइम पे तो अर्बन यूथ भी है जिनको नौकरी नहीं मिलती। जिनको नौकरी नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है वो पुरानी एजुकेशन है, वो स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। डिग्री तो मिल जाती है, किताबें पढ़ के पेपर क्लियर कर देते हैं, पर स्किल बिल्कुल नहीं होती है। तो लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही आएंगी आपके पास जो किताबों के बेस पे होंगी, पर जब काम करने जाओगे आपकी स्किल देखा निकाल देगा। तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है कि बड़े ही पढ़े लिखे हो पर नौकरी नहीं मिल रही, या जो आपने पढ़ा आज के टाइम पे रेलेवेंट ही नहीं है। जो आपने पढ़ा आज के टाइम पे वो रेलेवेंट ही नहीं है, इट इज नॉट रेलेवेंट। तो इसको हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है चीज? तो भले ही आपके पास डिग्री है, जैसे एग्जांपल आपके पास डिग्री है आर्ट्स में, आज के टाइम पे आर्ट्स की डिग्री का कोई रेलेवेंसी नहीं है। आज के टाइम पे आर्ट्स की डिग्री का कोई रेलेवेंसी नहीं है। आपने क्या कर लिया? बीए कर लिया, तो क्या करोगे इसके बाद? कोई नौकरी नहीं मिलेगी या छोटी मोटी नौकरी मिलेगी। तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब क्या है? पीपल वर्क इन लो वेज, पार्ट टाइम और अनप्रोडक्टिव जॉब्स विदाउट यूटिलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल। आप अपनी पूरी क्षमता या योग्यता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हो, उतने पैसे आपको नहीं मिल रहे जितने आप डिजर्व करते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे एग्जाम्पल, आप इंजीनियर हो, आपके पास बीटेक की डिग्री है, अब आपसे वो काम करा रहा है साइट पे कॉन्ट्रैक्टर वाला, फिर आप क्या बोलोगे कि सर मैंने तो बीटेक कर रखी है। कोई एमटेक वाला भी होगा, सर मैंने तो एमटेक कर रखी है, मेरे से तो ये कॉन्ट्रैक्टर वाला काम करवा रहा है। तो उस समय ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है चीज? तो कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हुए? सीजनल, फिर दूसरा हुआ डिस्गाइज्ड, फिर तीसरा हुआ हमारा स्ट्रक्चरल, फिर हमारा हुआ एजुकेटेड, फिर हमारा हुआ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब क्या कॉजेज होते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया? बीए के बाद आरएएस की प्रिपरेशन कर लेंगे, वाह। तो भैया बीए का क्या फायदा हुआ? एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है ना, तो प्रिपरेशन तो बीटेक के बाद भी कर सकते हो। वाह, क्या जवाब दिया परमार जी ने कि बीए के बाद आरएएस कर लेंगे। अरे हम तो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, नौकरी मिली क्या बीए के बाद? तैयारी करने बैठ गए ना फिर इसके बाद। क्या बीए की डिग्री के बेसिस पे कोई आपको नौकरी मिली? हम इसकी बात कर रहे हैं। सर अगर फ्रेशर हो और एक्सपीरियंस की वजह से जॉब ना मिले तो वो किस में आएगा? फ्रेशर हो, सेम इसी की वजह से। आपके पास क्या नहीं है? आप एजुकेटेड हो पर आपके पास स्किल नहीं है, और वो स्किल एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होती है, तो आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो। आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो। अच्छा, पटवारी में डायरेक्टली ले लेता है बीए के बाद? मतलब बीए की डिग्री मिली, आप डायरेक्टली पटवारी बन जाओगे? ऐसा तो नहीं है भाई। नाउ द पॉइंट इज, अब बात करेंगे हम व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कॉजेज है अनएम्प्लॉयमेंट के? बहुत सारे कॉजेज है। जैसे पहला, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। दूसरा, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। देन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है। नेक्स्ट, नो स्किल, स्किल नहीं होती वहां के लोगों के पास। नेक्स्ट रीजन क्या होता है? अर्बन माइग्रेशन। गांव से लोग माइग्रेट कर जाते हैं कहां पर? शहरों में। गांव से लोग माइग्रेट कर जाते हैं कहां पे? शहरों में। तो कोई लोग उनको नौकरी नहीं देते क्योंकि पता है छोड़ के चला जाएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ गवर्नमेंटल जॉब अपॉर्चुनिटीज। जो गवर्नमेंट की जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी टेक्निकली क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो कहने का मतलब है बहुत सारे रीजन है किसके? अर्बन या रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के। राजस्थान में बन जाते हैं सर सीधा बिना पेपर के वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ बिल्कुल सही बोला पुखराज ने। वॉलेंटरी मतलब मैंने अपनी इच्छा के अनुसार काम छोड़ दिया, तो इसको हम बोलेंगे वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, हमने बात करी कितने तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लास्ट पॉइंट था कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास
व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट? अगर रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका नतीजा क्या होगा, इसके इंपैक्ट क्या होंगे? पहला, पॉवर्टी। तो अगर रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपको पॉवर्टी मिलेगी। नेक्स्ट, लिविंग स्टैंडर्ड क्या मिलेगा? लो मिलेगा। नेक्स्ट, माइग्रेशन मिलेगी कहां पे? शहरों में। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन होगी लेबर की, क्योंकि पता है गांव में नौकरी नहीं है, आपसे ज्यादा काम कराया जाएगा, आपको कम सैलरी दी जाएगी, आपको वेजेस कम मिलेंगे, सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। सोशल प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी कैसे? अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्राइम बढ़ जाएगा, एल्कोहलिज्म बढ़ जाएगा, ड्रग अब्यूज बढ़ जाएगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लग जाएंगे, इमोशनल अनबैलेंस हो जाएगा, इकोनॉमिकल अनबैलेंस हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो कहने का मतलब है सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। तो जो बहुत सारे लोग हैं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? स्लो होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? स्लो होगी। तो ये सारे इंपैक्ट हैं किसके? अनएम्प्लॉयमेंट के। शादी नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, शादी तो हो जाती है अगर खेत है आपके पास तो। गांव में खेत है तो शादी हो जाती है। 150 एकड़ जमीन है मेरे पास, भले नौकरी नहीं है पर 150 एकड़ जमीन है, तो फिर शादी हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे, हमने बात करी इंपैक्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी, वी हैव टॉक्ड अबाउट इंपैक्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी। अब हम बात करेंगे कि इसकी सॉल्यूशन क्या है इसके। व्हाट आर दी सॉल्यूशंस ऑफ रूरल अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट? अगर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब सर एक जॉब से इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, एक जॉब से इतनी सारी चीजें नहीं, अगर सबके पास जॉब हो तो ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। तो एक जॉब से नहीं होगा, अगर सबके पास, रूरल की बात करिए, एक इंसान की बात नहीं करिए। तो अगर गांव में सबके पास नौकरी हो तो गरीबी नहीं होगी, आपके घर में सबके पास नौकरी है तो गरीबी नहीं होगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, आप शहर में माइग्रेट करके नहीं जाओगे, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, कम सैलरी देगा छोड़ के दूसरी पे चली जाओगे। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है तो भैया आप क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होगे, चोरी चकारी नहीं करोगे, काम होगा तो भैया ड्रग अब्यूज नहीं करोगे, दिमाग ठीक रहेगा आपका। जैसे देखो यहाँ पे आके कमेंट कौन करता है? फ्रस्ट्रेटेड लोग ही आके कमेंट करते हैं ना, सर अभी जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, 5 सालों से लगा हुआ, चलो आके मैसेज करता हूँ यहाँ पे। तो दिमाग ठिकाने पे रहेगा आपका। तो कहने का मतलब ये नहीं कि एक नौकरी होगी इतनी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पर सबके पास अगर नौकरी होंगी तो ये प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाएंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी कंपैरेटिवली फास्टर। अब हम बात करेंगे क्या सॉल्यूशन है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अगर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड? क्या करो? रूरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, प्रमोट दी रूरल इंडस्ट्रीज। देन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाओ, एजुकेशन तो है पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाओ जिससे स्किल डेवलप हो। स्ट्रेंथनिंग करो गवर्नमेंट स्कीम की, ट्रेनिंग कैंप, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारी आई थी 100 दिन की गारंटी दी है आपको, 100 दिन की गारंटी दे दी आपको, 100 दिन का वेतन मिलेगा आपको। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या करो? प्रमोट करो, लोगों को क्या बोलो कि भैया अपना खुद का बिजनेस चालू करो गांव के अंदर। एजुकेशन को इंप्रूव करो, डिजिटल लिटरेसी को इंप्रूव करो, डिजिटल लिटरेसी को इंप्रूव करो, गांव को शहर के साथ जोड़ो, कहने का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करो, उसका इंप्रूव करो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बताओ, बिल्कुल सही बात है। वोकल फॉर लोकल, तो बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल। ऐसे कमेंट कम हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो आज की क्लास में हमने बात करी किसकी? वोकल फॉर लोकल प्रमोशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने बात करी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की, फिर हमने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट की, और कितने तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों होती है अनएम्प्लॉयमेंट, इसका इंपैक्ट क्या होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाएं कैसे, हाउ टू एलिमिनेट इट। अब एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने कम से कम आपको 20 पन्ने बता दिए इसके अंदर। आपसे 2 या 3 नंबर का सवाल पूछेगा, आपसे 2 या 3 नंबर का सवाल पूछेगा, आप तो भैया पूरा पन्ना भर के आ जाना। 8 नंबर का भी सवाल पूछे उतना मैंने जानकारी दे दी। तो अनएम्प्लॉयमेंट में अगर 8 नंबर का भी सवाल आता है, आप सारी जानकारी दे आओगे वहां पे। गवर्नमेंट बेरोजगार भत्ता दे रही है, वो भी इंप्रूवमेंट का स्टेप है। हाँ बिल्कुल, कम से कम बेसिक नीड्स तो फुलफिल होंगी ना। अगर आप बेरोजगार हो, पॉवर्टी का शिकार पड़ोगे, खाना भी नहीं मिलेगा, रहने को भी नहीं मिलेगा, तो जो आपको बेसिक भत्ता मिल रहा है उससे आप खा पाओगे, रह पाओगे, कपड़े पहन पाओगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए सफिशिएंट है इतना, कल से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, लोकल बिजनेसेस। ठीक है।